नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। होप दोस्तों आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज के सेशन में हम पढ़ते हैं ईवीएस। इससे पहले हमने ईवीएस का 3 क्लास ले लिया है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज ईवीएस का हम चौथा क्लास लेते हैं। और जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख ही लिए होंगे कि ईवीएस हम पढ़ेंगे एक नए अंदाज में, पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में पूछा जाए। एक पॉइंट टू पॉइंट वही पढ़ना है हमको, केवल जो एग्जाम में पूछे और हमें सीटेट क्वालिफाई करने में 100% मदद करे। सो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, प्रवास। प्रवास क्या होता है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना ही क्या कहलाता है, प्रवास। जब आप एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे जाते हैं तो जो एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पे आप गए, इसे ही प्रवास कहा जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है खेलकूद। खेलकूद इम्पोर्टेंट क्या है, देखते हैं खेलकूद में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो खेलकूद से जो है शारीरिक विकास होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल शारीरिक विकास होता है, हमारा मानसिक विकास भी होता है, समायोजन की बेहतर क्षमता होती है, एडजस्टमेंट की हमारे अंदर बेहतर क्षमता आ जाती है, सामाजिकता का विकास होता है और हमारे अंदर सामाजिकता का भी विकास हो जाता है, समझ की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? समझ की वृद्धि होती है, भावनात्मक परिपक्वता की वृद्धि होती है और जो हमारा भावनात्मक रूप का जुड़ाव है वो भी परिपक्व हो जाता है। ये हमारे खेल कूद से हमारे शरीर में जो चेंजेबल होता है और हमारे बिहेवियर में जो चेंजेबल होता है, ये कुछ पॉइंट थे। यहाँ से सीटेट के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आप इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से याद करिएगा। अब देखते हैं हम लोग किसको, फूलों की घाटी। किसको? फूलों की घाटी। फर्स्ट ऑफ ऑल फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? तो फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तराखंड को। किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को। भारत का एक पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड। भारत का एक पहाड़ी राज्य है। ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ और पथरीली रास्ते पाए जाते हैं। जब कभी आप उत्तराखंड में ट्रैवल या विजिट करने जाएंगे या घूमने जाएंगे तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा पथरीले और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पाएंगे, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है ना, इसलिए। चिपको आंदोलन हुआ उत्तराखंड में, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंदोलन हुआ। वो कौन सा आंदोलन है? तो वो आंदोलन है चिपको आंदोलन। आपको इस आंदोलन को याद रखना पड़ेगा, चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जी। और ये चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो जो चिपको आंदोलन है वो पेड़ों की कटाई से जुड़ा हुआ है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब उत्तराखंड में पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही थी तो वहाँ के जो निवासी थे या जो आदिवासी होते हैं, मतलब जो जंगलों या पेड़ों के बीच में रहते हैं, तो वो लोग क्या करते थे कि पेड़ से लिपट जाते थे और उस पेड़ को काटने नहीं देते थे। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया चिपको आंदोलन। तो इसका नेतृत्व जो किया था, कहते हैं जो सबसे प्रधान होता है, मुखिया जिसको बोलते हैं, तो इसका नेतृत्व करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी बने थे। और टिहरी बांध आंदोलन भी कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। टिहरी बांध कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। इसके भी नेतृत्वकर्ता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। और यहाँ पे नंदा देवी चोटी पाई जाती है। उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है? नंदा देवी चोटी। और नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी पर एक राष्ट्रीय उद्यान बना है, उसका नाम भी क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क।
ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए एकदम अच्छे से इन टॉपिकों को और इन पॉइंटों को समझिएगा। चोटी पर एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। और विविध फूलों का संरक्षण, मतलब इसका स्थापना करने का क्या उद्देश्य था? तो जो विभिन्न प्रकार के फूल हैं उनका संरक्षण करना था। एक दूसरे पर पत्थर फेंकने वाला मेला, उत्तराखंड में एक मेला भी लगता है जिसे हम क्या कहते हैं? देवी धुरी का मेला। उत्तराखंड में एक मेला लगता है जो देवी धुरा मेला के नाम से जाना जाता है। इस मेले में लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। इस मेले का जो आयोजन होता है वो लोग उसमें क्या करते हैं कि लोग एक दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं। ये वाला मेला कहाँ लगता है? तो उत्तराखंड में लगता है। अब पढ़ेंगे जल के बारे में। जल के बारे में क्या है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। तो H से हाइड्रोजन के 2 अणु और O से ऑक्सीजन के 1 अणु। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले जल का निर्माण कैसे होता है? तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर जल कितना % पाया जाता है? तो 71% जल पाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जल 71% पाया जा रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में जल है इसीलिए। अगर आप एक मोटा हिसाब देखेंगे कि जो मतलब हमारे पीने योग्य जल कितना है और खारा जल कितना है, तो इस हिसाब निकालते हैं। मान लीजिए कि ये 71%, ये 100% जल है, ठीक। इस 100% जल में 97% जल सागर या महासागर का होता है। 100% में 97% जल जो है, 97% जल वो सागर या महासागर का जल होता है। और आप सभी जानते हैं कि सागर या महासागर का जो जल होता है वो खारा होता है और खारा होने के कारण वह पीने योग्य नहीं होता है। तो इसलिए इस पानी का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं हो पाता है। तो हम 100% में 97% पानी का यूज नहीं कर पाते हैं। तो और 97% जल सागर का हो गया और 2% जल जो होता है वो पर्वत पठार पे बर्फ के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में बर्फ रहते हैं और उत्तराखंड में भी बर्फ पाए जाते हैं। तो जो 2% है, 97% तुम्हारा खारा निकल गया जल, और उसमें से 2% जो जल है वो बर्फ के रूप में पाए जाते हैं, ठीक। तो बचा 1% जल। अब ये 1% जो है वो भूमिगत जल होता है। 1% जल जो होता है वो भूमिगत होता है, जो हम पीने योग्य यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार के जलाशयों में पाया जाता है। देखिए पूरा 100% का हम जब एवरेज निकाल रहे हैं तो हम 99% जल पी नहीं सकते हैं और 1% जल पीने योग्य होता है। आगे देखते हैं भी। देखिए क्या था कि 97% जल, थोड़ा सा ऊपर नीचे एवरेज होता रहता है, लेकिन मान लीजिए कि बहुत ज्यादा जल खरा है, जिसमें से 1.8% और प्लस 0.9% मिलकर, जैसे ये बर्फ के रूप में जो जल पाए जाते हैं उसमें से कुछ जगह पानी पीने योग्य होते हैं और कुछ जो भूमिगत जल है वो तो पीने योग्य होते हैं। तो कुल मिलाकर जो पीने योग्य जल है वो 2.7 है। कितने हैं? 2.7 है। सॉरी, इसको हटाइए। सॉरी, मेरा पेन सही से नहीं चल पा रहा है।
पीने योग्य जो जल है वो कितना है, 2.7% है। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का परसेंटेज है, जो हम पृथ्वी पर पीने योग्य जल पाए जाते हैं वो कितने परसेंटेज है, तो वो 2.7 या कभी कभी आपको 3% भी लिखा मिल जाए तो वो भी राइट है। ठीक, इतना जल बस पीने योग्य पाया जाता है, बाकी सब हमारे यूज में पानी नहीं आता है। पृथ्वी सर्वाधिक जल के शुद्धिकरण में सर्वाधिक योगदान कौन करता है, मतलब जल को शुद्ध बनाने में सबसे ज्यादा रोल या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो वो शैवाल है और जलकुंभी है। कौन कौन, शैवाल, जलकुंभी। सॉरी, आप देखेंगे कि जहाँ भी तालाब वालाब में अगर जलकुंभी है या शैवाल पाए जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो पानी बहुत, अगर उसमें थोड़ा सा जैसे देखेंगे बहुत अच्छे से तो आपको पानी बहुत ज़्यादा नीला टाइप का दिखता है, क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, क्लीन एकदम रहता है ना, तो पानी बहुत अच्छे से, अगर आप अपने इमेज को पानी में देखेंगे ना तो बहुत क्लियर दिखता है। ट्राई करिएगा, ऐसा तो हम देखे हुए हैं। सॉरी, थोड़ा देखिए, बावड़ी या सीढ़ीदार कुआं। अब किसको पढ़ेंगे हम लोग, बावड़ी या सीढ़ीदार कुआं को। ये बावड़ी और सीढ़ीदार कुआं कहाँ पाया जाता है, तो जो ये बावड़ी है और कुआंदार मतलब सीढ़ीदार कुआं है, ये राजस्थान का फेमस कुआं है। इस प्रकार की जो कुएं पाई जाती हैं वो राजस्थान में पाई जाती हैं, और यह एक सामुदायिक कुआं होता है, मतलब 4-5 घरों का मिलाकर एक समूह या समुदाय को मिलाकर एक कुआं बनाई जाती है, जहां से लोग अपने पीने योग्य पानी और नहाने धोने जो भी है वगैरह के लिए पानी लेते रहते हैं। तो ये सामुदायिक कुआं है। कैसा कुआं है, सामुदायिक कुआं है। सबसे ज्यादा जल संरक्षण किया जाता है राजस्थान में, सबसे ज्यादा जल का संरक्षण किया जाता है क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है। आप देखेंगे कि जब बारिश होती है राजस्थान में तो लोग अपने खेतों में जल संरक्षण के लिए लोग अपने खेतों में भी गड्ढे खुदवा देते हैं और वहां पे पानी इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि बाद में यहाँ से हम खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। ऐसा बहुत ज्यादा किया जाता है। तो राजस्थान में लोग कुएं ज्यादा बनवाते थे क्योंकि जब भी बारिश हो तो जल का संरक्षण हो सके। तरुण भारत संघ संस्था बना। इस जल का संरक्षण की जागरूकता को बढ़ाने के लिए या इसका प्रयोग करने के लिए एक संघ बना जिसका नाम पड़ा तरुण भारत संघ, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे राजेंद्र सिंह। वो कौन थे, राजेंद्र सिंह थे, और इन्हीं को इसी कारण इनको जल पुरुष भी कहा जाता था। जल पुरुष किसको कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इन्होंने जल संरक्षण के नेतृत्व में योगदान दिया था। भीमा संघ, एक संघ और बना भीमा संघ। यह कर्नाटक के हुलकुंडी में बना। कर्नाटक के लोगों ने भी अपनी जागरूकता दिखाते हुए एक भीमा संघ बनाया। यह छोटे बच्चों की संख्या के लिए प्रयोग होता था, मतलब उसमें छोटे बच्चों के लिए प्रयोग किया गया। अब देखते हैं हम बीन या तुम्बा। बीन या तुम्बा क्या है, बीन, आप सभी बीन शब्द से ही परिचित होंगे, तुम्बा तो कोई नहीं जानता होगा, बट बीन शब्द से सब परिचित होंगे। तो बीन को हम तुम्बा भी कहते हैं। अब बीन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बाकी हम आगे क्लास लेते हैं। सांप को नियंत्रित करने वाला यंत्र है। बीन जो है यह सांप को नियंत्रित करने वाला एक यंत्र होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, बीन को हम किस वस्तु या किस चीज का बनाते हैं, तो यह सूखी लौकी का बना होता है। बीन किसका बना होता है, बीन सूखी लौकी का बना होता है। अगर सपेरा बीन बजा रहा है तो बताइए आप लोग कि सांप बीन को सुन सकता है, बीन को सुन सकता है कि नहीं, तो सांप जो है वो बीन को सुन नहीं सकता। बीन को नहीं, सांप बीन की ध्वनि को, सांप बीन की ध्वनि को सुन नहीं सकता है।
बल्कि वह कंपन को महसूस करता है। सांप जो होता है उसे सुनाई नहीं देती ध्वनि, बल्कि वह कंपन को महसूस करता है। जैसे जैसे दिन की कंपन होगी, सांप को पूरा पता होता है, पूरा आभास होता है कि मतलब इस तरीके से कंपन हो रहा है। उसे लेकिन आवाज नहीं सुना देता कि आप बीन बजाइए, गाना बजाइए तो सांप डांस करेगा, ऐसा कोई इमेज नहीं बनता वहां पे। वो उसे सुनाई नहीं देता, वो कंपन को फील करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किंग कोबरा बच्चे को पालने के लिए घोंसले बनाता है। किंग कोबरा जो सांप होता है, जो भारत का जहरीला सांप है किंग कोबरा, वह अपने बच्चे को पालने के लिए घोंसले का प्रयोग करता है। अपने बच्चे को खा जाती है और खुद के बच्चे को ही खा जाती है। किंग कोबरा इतना है कि अपना बच्चा खुद खा जाता है। सांप का शरीर जितना अधिक गर्म होता है, उसके भोजन का पाचन उतना ही अधिक होता है। सांप का अगर शरीर बहुत ज्यादा गर्म है तो उसके शरीर का पाचन भी उतना ही जल्दी होगा। कहने का मतलब यही है कि जितना ज्यादा उसका शरीर गर्म है, उतना ही जल्दी उसके भोजन का पाचन होगा। अब देखते हैं सीएनजी। अब देखते हैं कौन सा सीएनजी। देखिए दोस्तों, ये मैं वो बस टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर चैनल मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं सीएनजी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में से हम क्या कहते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा आप लोग, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसका मुख्य घटक क्या होता है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। और गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक पूछे तो भी मीथेन आंसर होगा, और सीएनजी का भी मुख्य घटक पूछे तो मीथेन ही आंसर होगा। अब हमको देखना है मीथेन क्या है। मीथेन क्या है? मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन कैसा गैस है? मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, या मीथेन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कार्बन तत्व पाया जाता है। मीथेन का होता है CH4, इसको हम कहते हैं मीथेन, रासायनिक सूत्र है। सॉरी। उत्सर्जन कैसे होता है मीथेन का? तो दलदली स्थानों से मीथेन उत्पन्न होता है, सूखे कुएं या धान के खेत से, या पशुओं की जुआली से। सूखा कुआं है वहां पे कार्बन ज्यादा पाया जाएगा। धान की खेती वाला खेत है तो वहां पे कार्बन ज्यादा पाया जाएगा, या मीथेन ज्यादा पाएगा, सॉरी कार्बन नहीं, मीथेन ज्यादा पाया जाएगा, और कार्बन भी रहेगा इंक्लूड। और दलदली स्थानों में भी मीथेन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक। जंतु परागण किसके द्वारा? पक्षियों के परागण की विधि है। जंतु परागण किसके द्वारा फैलता है? तो ये चमगादड़ द्वारा। और कीट परागण किसके द्वारा? पौधों के परागण की विधि है तो मधुमक्खी। पौधों में जो परागण की विधि होती है वो किस कीट के द्वारा होती है? तो मधुमक्खी के द्वारा होती है। और पौधों में जो परागण होता है किस जंतु के कारण होती है? तो वो चमगादड़ के कारण होती है। ये छोटे छोटे फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। और ग्रह कौन कौन से है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये क्या है? तो ये ग्रह हैं। पृथ्वी की दैनिक गति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण क्या होता है? तो दिन रात होता है।
अब पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की वार्षिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। डल झील, डल झील क्या है, डल झील कहाँ पाया जाता है, तो डल झील श्रीनगर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में क्या पाया जाता है, डल झील पाया जाता है। श्रीनगर में डल झील पाया जाता है। अब जम्मू कश्मीर के बोट का अन्य नाम क्या है। देखिए जम्मू कश्मीर में बोट को हम और किस नाम से जानते हैं, जैसे अब फिलहाल हम कहीं और भी और स्टेट में है तो वहाँ पे हम बोट या नाव बोलते हैं, बट जम्मू कश्मीर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे नाव को अदर नेम से भी जाने जाते हैं, उसे कहते हैं हाउस बोट या शिकारा, हाउस बोट या शिकारा। और यह 30 फीट लंबा होता है, मतलब आप देखेंगे कि नदी में 30 फीट लंबा है, मतलब उसी में रहना खाना सब की व्यवस्था की जाएगी आपके लिए। नक्काशी युक्त लकड़ी का प्रयोग होता है जिसे हम खत्म बंद कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, खत्म बंद। इस नाव को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है और उसमें जो लकड़ी का यूज करते हैं ना वो नक्काशीदार होता है। और नक्काशीदार जब लकड़ी का हम यूज कर रहे हैं ना तो उस नक्काशीदार लकड़ी को हम खत्म बंद कहते हैं। पर्यटक के लिए बहुमंजिला होता है, मतलब पर्यटक के लिए यह बनाया जाता है और इस तरीके से बनाया जाता है कि यह बहुमंजिला रहे ताकि एक साथ बहुत सारे यात्री यात्रा कर सके। श्रीनगर में चार चिनारी भी प्रसिद्ध है। श्रीनगर में क्या प्रसिद्ध है, चार चिनारी भी प्रसिद्ध है। यह किस लिए प्रसिद्ध है, पर्यटक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके चारों तरफ बर्फ पर्वतों से, यह चारों तरफ से बर्फ पर्वतों से घिरा हुआ है। देखिए श्रीनगर का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र है चार चिनारी। बीच में नदी है और चारों तरफ केवल पर्वत 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 है। आप इसका व्यू देखेंगे ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप सबको कभी घूमने जाना हो तो यहाँ एक बार जरूर जाइएगा, क्योंकि आप जब चारों तरफ से पर्वतों के बीच में नदी में यात्रा करेंगे तो उसका आनंद ही अलग होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जल में प्रदूषण की जांच। अगर हमको जल में प्रदूषण की जांच करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, इसको देखते हैं। ठीक, तो हम किस तरीके से करेंगे, एक है हमारा बीओडी, एक है हमारा सीओडी। बीओडी और सीओडी। बीओडी, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जितना ज्यादा जल उतना ही अशुद्ध होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपके जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो आपका जल अशुद्ध है, बहुत ज्यादा अशुद्ध है। और इसका हम पता कैसे लगाते हैं, तो वो बीओडी के द्वारा पता लगाते हैं। सीओडी क्या होता है कि जल में जो प्रदूषण बढ़ा है किस तत्व के कारण बढ़ा है, तो उस तत्व का पता लगाने में सहायक होता है। सीओडी वह यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम पता लगाएंगे कि जल में किस मात्रा की अधिकता हुई है। इसी तत्व का पता लगाने के लिए हम सीओडी का प्रयोग करते हैं। जुकाम, जुकाम से सूंघने की अनुभूति प्रभावित होती है। अगर हमको जुकाम हो रहा है तो हमें सूंघने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो वही कह रहा है कि सूंघने की अनुभूति प्रभावित होती है। यह किसके कारण फैलता है, तो यह वायरस संक्रमण के कारण फैलता है, वायरस के कारण फैलता है। फौजी वाहिदा, फौजी वाहिदा कौन थी, इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। निवास, जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला कहाँ की थी, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला।
भारतीय नौसेना की डॉक्टर बनी। फौजी वाहिजा जो थी वो जम्मू कश्मीर की राजौरी जिला की एक डॉक्टर थी और यह किसमें भारतीय सेना में डॉक्टर की सेवा पे कार्यरत थी। मुझे परेड करने का मौका मिला और इनको एक बार परेड करने के लिए मौका मिल गया। जब परेड होता है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं। यह बताती हैं कि जब परेड होता है तो पीछे 4 टुकड़ियां होती हैं। जब परेड हो रहा है तो उनके पीछे कितनी टुकड़ियां चलती हैं? तो इनके पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं। टोटल परेड में कितने निर्देश दिए जाते हैं? तो टोटल परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं। 36 तरीके से कमांड दिया जाता है और जो भी परेड करने वाले भारतीय नौसेना होते हैं वो उस तरीके से मूवमेंट करते हैं निर्देश के अकॉर्डिंग। वन्य जीव संरक्षण संस्थान कहाँ है? तो वन्य जीव संरक्षण संस्थान देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। वन्य जीव जनगणना कराया जाता है और वन्य जीवों की गणना कितने वर्षों में कराया जाता है? तो वन्य जीव की गणना प्रत्येक 2 वर्ष पर कराया जाता है। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी, मेरा पेन टच काम नहीं कर रहा है आज। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह जो है वो 2 से 8 अक्टूबर मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आम के बारे में देखते हैं। आम जो है वो ग्रीष्म ऋतु का रसीला फल है। आम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आम महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु का रसीला फल कौन है? तो वो ग्रीष्म ऋतु का रसीला फल आम है। इसका जो महोत्सव है वो लखनऊ में मनाया जाता है। इसकी किस्म कौन कौन सी है? तो अल्फांसो, नीलम, सफेदा, दशहरी, लंगड़ा। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा फेमस आम के प्रकार हैं। अल्फांसो, नीलम, सफेदा, दशहरी, लंगड़ा। लंगड़ा तो अपने बनारस का फेमस है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्वाद कलिकाओं का सही क्रम। हम किसी चीज को कैसे पहचान पाते हैं कि ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये नमकीन है? कैसे जानते हैं? तो हम जीभ के अनुसार बताते हैं और हमारे जीभ में हर भाग का अपना अलग अलग टेस्ट का पहचान करना है, तो उन्हीं चीजों को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले स्वाद कलिकाएं पैपिलिस झिल्ली पर मौजूद होती हैं। जो हमारी स्वाद की कलिका होती है वो किस झिल्ली पर मौजूद होती है? तो वो पैपिली झिल्ली पर मौजूद होती है। जैसे हम कोई भोजन ग्रहण करेंगे हमें पता चल जाता है इसमें नमक का टेस्ट कम है कि मीठा है, कैसा है, वो सारे चीज बता देता है। मानव जीभ में लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। मानव के जीभ में कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? 10,000। मतलब हम इतने टाइप से टेस्ट को पहचान पाते हैं। सोचिए कितनी अच्छी बात है। चलिए देखते हैं जीभ के अनुसार हम कैसे किसी स्वाद का पता लगाते हैं और कहाँ पे हमें किस स्वाद का अनुभव होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिर पे। सिर मतलब आगे एकदम, जैसे आप मुंह खोलेंगे पहले वाले भाग से, जीभ के पहले वाले भाग से हमें किसका पहचान होता है? तो हमें स्वाद में मीठे का पहचान होता है। मीठा का अनुभव हम कहाँ से करते हैं? जीभ के सिरे से हम मीठे का पहचान करते हैं। और नमकीन का हमें कहाँ से पता चलता है? तो अगल से।
मतलब जीभ के एक साइड से हमको नमकीन का पता चलता है और एक साइड से हमको खट्टा का पता चलता है, और पीछे से हमको किसका पता चलता है, तो पीछे से हमको कड़वा का पता चलता है। बस आप लोग 2-4 बार बस ऐसे पढ़ लीजिएगा। मेरा जो तरीका था मैं वही बता रही हूँ कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। मैंने ऐसे ही याद किया था कि अगल नमकीन बगल खट्टा आगे मीठा पीछे कड़वा। क्या? अगल नमकीन बगल खट्टा आगे मीठा पीछे कड़वा। बस ऐसे याद कर लेंगे 5-6 बार, आपको चीज़ें याद हो जाएगी कि सिरे पे मीठा पाया जाता है, पीछे कड़वा पाया जाता है, अगल नमकीन बगल खट्टापन। ये स्वाद कलिकाएं हैं जो हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। जो प्रजाति केवल किसी एक जगह पाई जाती है उस स्थान को स्थानिक प्रजाति कहते हैं। जो प्रजाति केवल एक स्थान पे पाई जाती है उसे हम स्थानिक प्रजाति कहते हैं। संरक्षण भी एक जगह किया जाता है, जैव विविधता हॉट स्पॉट किया जाता है और इनका संरक्षण भी हम एक ही जगह करते हैं। कहाँ करते हैं? एक ही जगह करते हैं। और जैव विविधता हॉट स्पॉट भी बनाए हुए हैं। और पूरे विश्व में कितनी जैव विविधताएं हैं? तो 36। और भारत में कितनी जैव विविधता है? 4। ये बस फैक्ट याद रखिएगा। पूरे विश्व में 36 जैव विविधता है, भारत में 4। अब देखिए, ठीक, खाद्य श्रृंखला कैसे चलती है? तो ये चलता है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे आगे चलते रहते हैं। तो अभी इसके बारे में मैं आगे डिटेल से पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट डिनोट थे तो मैंने बता दिया। उत्पादक में आपके पेड़ पौधे आएंगे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता में गाय आएंगी, बकरी आएंगी, खरगोश आएंगे, ऐसे हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता में मान लीजिए जानवर लोग आएंगे, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, जो कि जानवरों को खाते हैं, वो आएंगे। फिर थर्ड में आ जाएंगे सर्वाहारी मनुष्य आ जाएगा। फिर उसके बाद अपमार्जक आ जाते हैं, गिद्ध, चिलबाज, ये सब आ जाते हैं। अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल से आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। लंगर की प्रथम संकेत क्या है? ये लंगर कहाँ मनाया जाता है? क्या है लंगर क्या है, इसको देखते हैं। तो सिख धर्म में सामुदायिक रसोई होता है। सिख धर्म के लोग जो होते हैं वो उनका एक सामुदायिक रसोई होता है। उसी सामुदायिक रसोई को लंगर कहा जाता है, जिसमें लोग खाना पकाते हैं। तो यहाँ जो भोजन होता है, इस लंगर में भोजन निःशुल्क होता है। प्रसिद्ध स्थल, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्थल कौन है? तो स्वर्ण मंदिर है। कहाँ पे स्वर्ण मंदिर कहाँ पाई जाती है? अमृतसर में। सो दोस्तों, आप लोग को सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और